नमस्कार दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम ईवीएस के टॉप 50 एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। आपने देखा होगा कि जो आपका एसआई का सिलेबस है और अकाउंट असिस्टेंट का और बाकी जो भी जेके एसएसवी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है साइंस पोर्शन में भी और जीएस के पोर्शन में भी ईवीएस को। ठीक है, तो हम उसी को साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है यूट्रोफिकेशन मीन। यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब है? अब फर्स्ट है कि थर्मल चेंज इन वाटर, पानी का गर्म होना। दूसरा है कि फिलिंग अप वाटर बॉडी विद एक्वेटिक ड्यू टू एक्स्ट्रा नरिशमेंट। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा नरिशमेंट के कारण जो एक्वेटिक बॉडी होती, पानी होता है, वो भर जाता है। और थर्ड है सॉलिड वेस्ट। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। अब आपको यूट्रोफिकेशन का मीनिंग पता होगा। जैसे आपने आज तालाब देखा, ठीक है, आज तालाब बनाया, सपोज कितना साफ साफ पानी है, और कुछ एक महीने के बाद देखोगे तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन एल्गी ऐसे, मतलब बड़ा गंदा सा हो जाता है। ठीक है, ये जैसे जवान है अभी बनाया और ये बुढ़ा हो गया है। ठीक है, इधर बड़े एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, बहुत ज़्यादा ऐसे गंद सा। अब ये क्यों होते हैं गंद से? कहीं कहीं से टॉक्सिक मटेरियल, कहीं कहीं से गंदा पानी आता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खाना मिलता है, नरिशमेंट एक्स्ट्रा मिलती रहती है। ठीक है, उसको मिलती रहती है, तो उधर बहुत ज़्यादा गंद सा ऐसे एल्गी हो जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का, बैक्टीरिया हो जाते हैं, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिलिंग अ वाटर बॉडी। ये वाटर बॉडी है, किससे फिलिंग है? एक्वेटिक ड्यू टू एक्स्ट्रा नरिशमेंट। ठीक है, उनको ज़्यादा ही नरिशमेंट खुराक मिल जाती है, जो गंदा पानी आता रहता है कहीं से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट। अब सेकंड पार्ट है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है ये बोल। ऑप्शन दिए हमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन कैपेसिटी ऑफ effluent, dissolved oxygen needed by a microbe to decompose organic waste। ठीक है, क्या ऑप्शन है? इंडस्ट्रियल। इससे क्या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, या एयर पोल्यूशन, या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। अब हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन की डिमांड है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है ना, ऐसे तुक्का लगाओगे तो फिर भी ठीक हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? पहला नंबर बायो केमिकल ऑक्सीजन का। आपको पता है कि जो पानी में माइक्रोब रहते हैं, ठीक है, माइक्रोब होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते। माइक्रोब होते हैं बैक्टीरिया जो पानी में रहते हैं, उनको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है किसके लिए? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना वहाँ पे, जैसे गंद शंद होता है, उसको तोड़ने के लिए। जैसे आपको ताकत चाहिए होती है ना कोई काम करने के लिए, ऐसे ही उन कीड़ों को ऑक्सीजन चाहिए होता है ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए। ठीक है, एक प्रोसेस ये होता है इसका। और क्या होता है, ये जो सारा प्रोसेस कहाँ होता है? पानी में होता है, और साथ में ये अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को मेज़र करता है। अच्छा, इतना है, जैसे 10 किलो है तो हमने अब इतना काम करना पड़ेगा और हमें इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये माइक्रोब बोलते हैं हमें इतनी ऑक्सीजन की डिमांड है। सिंपली मतलब है इसका कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन। डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्या मतलब है? आपको पता है कि पानी किससे बनता है? पानी का फार्मूला होता है H2O। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, जो वो चाहिए होती है माइक्रोब को, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ठीक है, जैसे तालाब में कहीं कहीं से गंद पड़ता रहता है ना, कोई गंदा चीज़ फेंक देंगे इंडस्ट्री से, घरों से, तो उसको तोड़ने के लिए जो माइक्रोब्स को, जो बैक्टीरिया को, ठीक है, जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसका करेक्ट ऑप्शन भी क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग का क्या मतलब मेन कंपोनेंट कौन कौन से? वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, या फिर सारे। फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। केमिकल मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या कोई भी केमिकल कंपाउंड्स। और स्मॉग क्या होता है?
स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, स्मोक प्लस फॉग ऐसे ही पूछ सकते हैं। स्मोक प्लस फॉग को हम क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटियों में, जैसे इंडस्ट्रीज़ में धुआं निकल रहा है उसमें से, है ना, गाड़ियाँ चल रही हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन गैस नहीं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और सनलाइट से जब वो रिएक्ट करता है तभी इधर बोला है फोटोकेमिकल, ठीक है। फोटो का मतलब सनलाइट, केमिकल कौन सा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ये दोनों केमिकल सूरज की रोशनी सनलाइट से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं तो एक ब्राउन ब्राउन कलर का हैजी सा, ठीक है, ऐसे धुंध सी निकलती है, ठीक है। आपने देखे होगे बड़ी बड़ी, जैसे दिल्ली वगैरह चले जाओगे तो इंडस्ट्री के बाहर देखना कि ऐसे ब्राउन ब्राउन से बड़ा धुआं सा निकलता है, उसी को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मग, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मग। कौन सा ऑक्साइड आता है इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस नहीं, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, मतलब डिफॉरेस्टेशन से जनरली क्या कम होता है। अब डिफॉरेस्टेशन से इन्होंने बोला है रेनफॉल, सॉइल इरोजन, ड्रॉट, ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है, डी का मतलब रिमूव, किसको रिमूव करना, फॉरेस्ट को, ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। सॉइल इरोजन क्या मतलब होता है इसका, सॉइल का, ये मिट्टी है तो इसकी जो टॉप लेयर होती है वो बाय बारिश, ठीक है, हवा से, पानी से वो रिमूव हो जाए, फर्टिलिटी कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। उसके बाद ड्रॉट, सूखा पड़ना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल होगी अर्थ, वार्मिंग होगी गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। लेकिन जनरली क्या होता है डिफॉरेस्टेशन से, रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम हो जाती है। क्यों होती है कम, क्योंकि आपको पता है वाटर साइकिल चलाने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, इवापोरेशन हो, फिर उसके बाद कंडेंसेशन हो, ठीक है। अगर डिफॉरेस्टेशन ही नहीं होगा, मतलब प्लांट ही नहीं होंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस ही नहीं होगा पूरा, तो इससे हमारी जो क्लाइमेट में फ़र्क पड़ता है, ठीक है, बारिश कम होती है, बाकी वाली चीज़ें बढ़ती हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है रेनफॉल कम हो जाएगी। नेक्स्ट है द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर टू। डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है डिफरेंट वैरायटीज़। अब किसकी टाइप है ये, जेनेटिक, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, और स्पीशीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो जेनेटिक से रिलेटेड हो, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जिसमें लिविंग्स भी और नॉन लिविंग्स भी दोनों इंटरेक्ट होके, जैसे लिविंग्स को रहने के लिए नॉन लिविंग की ज़रूरत होती है, जैसे हम लोग लिविंग हैं और हमें रहने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, सनलाइट की भी ज़रूरत है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ये दिया था टेंसले ने, ठीक है। और स्पीशीज़, जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करें, लेकिन जो अल्फ़ा बीटा गामा ये किससे है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी से। आपने देखा होगा ऐसे, जैसे बड़ा सा एरिया लेती हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे छोटी सी कम्युनिटी होगी, ठीक है, ऐसे स्पेशली एक ही घर है, छोटी सी कम्युनिटी होगी, इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे। फिर थोड़ी बड़ी, जैसे तालाब भी आ गया, ऐसे रिवर भी आ गए, इसमें कवर हो गए, वो होगी हमारी बिट्टा। फिर जो पहाड़ आ गए, इधर माउंटेन्स आ गए, उससे बड़ी जो सबसे लार्ज होगी वो होगी गामा। तो ये सारी किसमें आती है, हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी पार्ट, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज डिफाइंड एज इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीशीज बीइंग यूनिक टू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। मतलब ऐसे स्पीशीज, कौन से स्पीशीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेस में रहे, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में रहे, पर्टिकुलर जियोग्राफिकली। जैसे हमारे जो हंगुल है ना, वो डाचीगाम में रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर उसकी जगह है कि उसने उधर ही रहना है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सर्दियों में, मतलब जैसे बालू है, पोलर बियर है, उन्होंने ठंड वाले एरिया में रहना है, पर्टिकुलर मतलब उसी क्लाइमेट में रहना है। ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं जो एक ही क्लाइमेट में रहे, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंडेमिक स्पीशीज। कौन सा स्पीशीज? एंडेमिक स्पीशीज। ये आप सभी को पता होगा कि 5 जून इज ऑब्जर्व। 5 जून को कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट। ऐसा पिरामिड बताओ जो हमेशा अपराइट हो। ठीक है, अपराइट मतलब ऐसे हो, ठीक, ऐसे ऊपर ही जा रहा हो, उसकी एनर्जी एक लेवल से दूसरी लेवल में ट्रांसफ़र ही हो रही हो। ठीक है, ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही हो। तो ऐसा कौन सा पिरामिड होता है? एनर्जी का, बायोमास का, नंबर का। पहला नंबर आपको इकोलॉजी पिरामिड। पिरामिड होते हैं कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम के साथ। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को किसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं? इकोसिस्टम के साथ। पिरामिड मतलब ग्राफिकली। ठीक, ग्राफिकली। तो यहाँ पे जो एनर्जी का होगा वो होगा हमारा, वो हमेशा ही अपराइट, क्योंकि जैसे ये ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? गोट। गोट को कौन खाएगा? ह्यूमन बींग्स या लॉयन। ठीक है, तो इसकी एनर्जी मतलब ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये हमेशा अपराइट ही। अब जैसे बायोमास है, बायोमास का अपराइट भी होता है, ठीक है, और डाउनवर्ड भी होता है। ठीक, तो हमेशा अपराइट किसका आता है? ऑप्शन ए, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ऐसा साइन होता है उसका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, माउंटेन। तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी रे विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UVB-C इज गेटिंग। ठीक है, यूवी रे जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है, वो हमें UVB-C गेटिंग डिप्लीटिंग मोस्ट ऑफ एडिशन, मतलब किसको डिप्लीट करके, किससे हमें वो बचाती है। अब जो यूवी रे है, ओजोन लेयर है, जैसे हमारी अर्थ है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह एक लेयर बनी है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ये हार्मफुल यूवी रे से हमें बचाती है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अब किसके कारण ये डिप्लीट हो रही है? डिप्लीट मतलब ख़त्म हो रही है। ठीक है, ख़त्म हो रही है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज से, AC से, ठीक है, उससे निकलता है, तो इससे ये ख़त्म हो रही है। ठीक, अब जो यूवी रे हैं 3 टाइप की होती हैं। ये भी यूवी की फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, A, B और C। जो C होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर वो सीधी डायरेक्ट अर्थ में आ जाए तो हमें स्किन कैंसर मतलब कुछ ऐसी इन्फेक्शन हो जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक, और उससे कम है B और सबसे कम है A। और जो C होती है इसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है और A की सबसे बड़ी होती है। इतना नहीं, पर इतना पूछ सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब डेंजरस कौन सी है? यूवी रे C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, कौन से बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी को इफेक्ट करते हैं? बायोटिक होते हैं लिविंग और एबायोटिक होता है नॉन लिविंग। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट, सॉइल की pH, लाइट इंटेंसिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, टेम्परेचर, प्रीडेशन, कंपटीशन, डिजीज़। अगर आप देखो अपने आप को ही लेके देखो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, एक लिविंग फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये सारी ही बायोलॉजिकल कम्युनिटी को इफेक्ट करती है। खाने के लिए न्यूट्रिएंट, सॉइल की pH भी अच्छी होनी चाहिए, रहने के लिए लाइट भी होनी चाहिए, प्रेसिपिटेशन बारिश के लिए। ठीक है, तो ये ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपने आज का अगर न्यूज़पेपर देखा होगा उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ था कि जो हमारा SI का एग्ज़ाम है, अकाउंट का एग्ज़ाम है और JEE के एग्ज़ाम है वो नवंबर में कंडक्ट करवा देंगे। ठीक है, अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कोई पता नहीं, आप अपनी तैयारी को अक्टूबर तक ही लेके चलो। ठीक है, अगर आप नवंबर को लेके तो थोड़ा डिले मतलब ऐसे सोचोगे कि हाँ बाद में पढ़ेंगे, है ना, तो एग्ज़ाम आपके जल्द ही हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्द ही इसकी ऑफिशियल अपडेट आ ही जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजी आर करेक्ट एक्सेप्ट। मतलब ये बोल रहे हैं कि
ये जो सारी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, लेकिन इनमें से एक जो है वो इनकरेक्ट है। तो हम देखते हैं, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ए इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। ये हमने अभी पढ़ा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग की चीज़ों की ज़रूरत होती है, दोनों इंट्रैक्ट करके रहते हैं, ये ठीक है। इकोलॉजी इज़ डिसिप्लिन इन द इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये भी सही बात है ना। हम लोग क्या है, हम लोग इवोल्यूशनरी है ना, हमारे में पुराने टाइम से चेंजेस आ रही हैं, कुछ नया हम चेंज आ रही हैं। अब तभी तो हम आज कहाँ पहुँच गए, एक डिजिटल इंडिया में पहुँच रहे हैं। ये क्या, ये सारी इवोल्यूशनरी है। इवोल्यूशनरी पुराने तरीके से, पहले हमने थोड़ा रहन सहन सीखा, फिर थोड़ा और नया मॉडर्नेशन टेक्नोलॉजी सीखी, फिर थोड़ी और सीखी, तो आज हम कहाँ आए, कौन से स्टेज में हैं, 5th जनरेशन रोबोटिक स्टेज में, डिजिटल स्टेज में। तो ये भी करेक्ट है। इकोलॉजिस्ट में स्टडी पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये भी सही बात है। इकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट की स्टडी करना, ठीक है। तो उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन की, कम्युनिटीज़ की, है ना। जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होती है, स्पीशीज होती है, उनकी ही तो स्टडी करते हैं। अब 4th है, इकोलॉजिस्ट मेन इंक्रीज लेवल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इंडिविजुअल टू इकोसिस्टम। ऐसा कुछ नहीं है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज करना, लेवल तो हम खुद करते हैं अपना इंक्रीज, इंट्रैक्ट करती है वो, नेचुरल सिस्टम देती है वो, ठीक है। तो हमारा जो 4th ऑप्शन है वो गलत है। अब 13 है, डेट्रियस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, डेट्रियस फूड चेन, ग्रीन प्लांट, ग्रास, डेड ऑर्गेनिक मैटर, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक। जो डेट्रियस होता है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया खाएगा, फिर बैक्टीरिया को कोई और खाएगा, ठीक है, फिर उसको और कोई खाएगा। जो डेट्रियस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो चेन स्टार्ट होती है हमारी डेड ऑर्गेनिक मैटर से, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस भी बोलते हैं, ठीक है। हु कॉइन द टर्म एसिड रेन, तो किसने कॉइन किया था टर्म एसिड रेन को, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, द डैमेज कास्ट बाय एसिड रेन इज ड्यू टू डैश नेचर, मतलब एसिड रेन से हमारा क्या डैमेज होता है। आपको पहले पता होना चाहिए कि एसिड रेन मतलब रेन में एसिड, कौन सा एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब ये कहाँ से आते हैं एसिड में, रेन में, तो जैसे इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, इंडस्ट्री चलती हैं, है ना, धुआं निकलता है, तो वही इवापोरेशन से कंडेंसेशन होती है, वाटर साइकिल चलता है, बारिश आती है, तो उसी बारिश में ये एसिड मिक्स हो जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इससे एसिड रेन होती है, और ये स्पेशली किसको, बैलेंसिंग, प्रोटेक्टिंग, विदस्टैंडिंग, बैलेंसिंग तो नहीं करेगा, प्रोटेक्टिंग भी नहीं करेगा, कोरेसिव मटेरियल को, ठीक है। जो कोरिजन लगी होती है ना वो स्पेशली इसी वजह से होती है, उसी को ये ख़राब करता है। आपने इसकी एग्जांपल देखी होगी, ताजमहल, ताजमहल का मार्बल कितना वाइट है, लेकिन एसिड रेन के कारण पूरा ही वो काला हो गया। कोरिजन का मतलब होता है कि जंग लगना, किसी चीज़ को जंग लगना, ठीक है, वो तो ये किसके कारण होता है, एसिड रेन के कारण होता है। एसिड रेन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस। अब बोल रहे हैं कि एसिड रेन रिएक्ट विद मार्बल, जब वो मार्बल के साथ रिएक्ट करता है, लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है वो, ठीक है, क्या बनाएगा वो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। आपको पता है कि मार्बल में कैल्शियम होता है, ठीक है, और बारिश में सल्फेट होता है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम सल्फेट। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पैरामिड ऑलवेज स्टार्ट, ठीक है, पूछा है कि ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है। पैरामिड हमने बोला जो जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं इकोलॉजी और उसका कनेक्शन, ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन, तो आप सभी को पता होगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा, ये डिकम्पोजर से, प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से, ठीक है। हम लोग किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे। ये डिकम्पोजर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होता है जो प्रोड्यूस करने वाला, पहले प्रोड्यूसर आएगा, फिर कंज्यूमर आएगा, फिर डिकम्पोजर आएगा। प्रोड्यूसर में प्लांट को ही तो हम खाते हैं, है ना, प्लांट को गोड खाएगी, जैसे गोड इसको कंज्यूम कर रही है,
ठीक। फिर उसके बाद गोड को कौन खाएगा? बैक्टीरिया खाएगा। बैक्टीरिया क्या होते हैं? डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी पोजीशन आती है हमारी? प्रोड्यूसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? ये आपके बायो में भी, साइंस के पोर्शन में भी है चैप्टर, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, जिस रिसोर्स को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हमने पढ़ा था कोल, पेट्रोलियम, बायोगैस, नेचुरल गैस। तो यहाँ पे देखो कोल आ रहा है, कोल सामने दिख रहा है, और बाकी तो फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ ये तो हम यूज़ करते रहते हैं। कोल को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चिपको मूवमेंट स्टार्ट टू कंजर्व। चिपको मूवमेंट हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, और इनका मेन मोटिव था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। वो फॉरेस्ट से प्रोटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन ए सर्टन हैबिटेट। फाउंड इन ए सर्टन हैबिटेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा स्पीशीज़, ठीक है। स्पीशीज़ क्यों? क्योंकि आपने स्पीशीज़ में देखा होगा कि अलग अलग हैबिट के होते हैं, जैसे आंट की होगी, होमोसैपियन हो गए, फिर मैंगो, मतलब अलग अलग हो गए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है। अब है बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ फॉलोइंग जोन एक्सेप्ट। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व की ये जोन है, इसमें से एक जो है वो नहीं है। बायोस्फीयर आपको पता ही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा स्फीयर, ठीक है, एरिया, यहाँ तक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो बीच में कोर आता है, ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होता है। फिर उसके बाद बफर जोन, ये थोड़ा अनरिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पे गाय से चराने देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा कमांड जोन, लेकिन स्फेरिकल जोन नहीं आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका है हमारा डी पार्ट। अब है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी को हम बाहर, नेचुरल हैबिटेट के बाहर, हम उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू। एक्स का मतलब होता है बाहर, इन का मतलब होता है अंदर। एक्स सिटू जैसे आपने बोटानिकल गार्डन देखे होंगे, कहीं कहीं से हम फ्लावर लेके आ जाते हैं यहाँ पे और दिखाते हैं ये प्लांट है, ये वो है, ठीक है। तो उसको हम बाहर, मतलब उसकी हैबिटेट से बाहर हम उसको रखते हैं। इन सिटू में जैसे आ गया आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब उसी का घर है, लेकिन उसमें हमने बाउंड्री बना दी है। ये एनिमल का घर है, ये प्लांट का, उन्हीं के घर में हमने उसको बाउंड्री में रखा हुआ है कि यहाँ पे कोई नहीं एंट्री करे। तो इसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो आउटसाइड बोला हुआ है, तो आउटसाइड में आगे हमारे ये आउटसाइड में आगे हमारा एक्स सीटू, इसमें आते हैं जू, ठीक है, जो एनिमल हम बाहर से लेके आते हैं उनको दिखाने के लिए, और बोटानिकल गार्डन। अब क्वेश्चन है कि सॉइल इरोजन का क्या कारण है। सॉइल इरोजन क्या होती है? जो मिट्टी की टॉप लेयर जिसमें फर्टिलिटी, ह्यूमस, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो बह जाती है पानी के कारण, बारिश के कारण, बाढ़ के कारण। तो उसका क्या कारण है, ठीक है। सॉइल इरोजन कैसे होती है वो पूछा हुआ है इन्होंने। अनरिस्ट्रिक्टिंग ग्रेजिंग, ये भी सही बात है, अगर सारे घास खा लें, चरा लें, ठीक है, तो बारिश आएगी तो मिट्टी बह ही जाएगी। ओवर कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, ठीक है, सारा। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा कंटेन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको तो आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। ये आते हैं थ्रेटन स्पीशीज़, कि जो ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ होती है, उसका डाटा हमने किस में रिकॉर्ड किया होता है? रेड डाटा बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ अ मैक्सिमम डाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होती है? मैंग्रोव, टेम्परेट फॉरेस्ट, टैगा। यह आएगा कोरल रीफ। कोरल रीफ इंडिया में मैक्सिमम कहाँ होते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड में। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू होता है कि उस चीज़ को हमने उसी की हैबिटेट में, मतलब उसी के घर में रखा हुआ है और बाहर से हमने प्रोटेक्ट कर दिया है कि कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो जू में हमने देखा कि बाहर से हम लेके आते हैं कुछ एनिमल्स को, हम बाहर से एक चिड़ियाघर में रख देंगे दिखाने के लिए। और नेशनल पार्क में हमने क्या देखते हैं कि उधर ही जहाँ एनिमल रहते हैं उसी को बाउंड्री बना देते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जंगल को हम बाउंड्री बना देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए पार्ट। इन सिटू नहीं आता है बायोस्फीयर रिजर्व में, मतलब जू नहीं आता है इन सिटू कंजर्वेशन में।
अब नेक्स्ट है कि ए पॉइजन गैस गिव आउट व्हीकल एग्जॉस्ट, मतलब गाड़ियों से कौन सी पॉइजन गैस निकलती है, इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों? क्योंकि इसका पूरा ये इनकम्प्लीट कंबशन होती है, मतलब पूरी अच्छे से जलती नहीं है, तभी काला काला धुआं निकालती है और बहुत जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पूरी कंबशन होकर निकलती है, मतलब पूरा जल के निकलती है। और मीथेन एक नेचुरल गैस है। ठीक है, अब येलोइंग ताजमहल, ताजमहल जो येलो हो रहा है वो किसका कारण है? एसिड रेन का। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये केमिकल जो बारिश में मिक्स होते हैं, फिर बारिश आती है तो ये क्या करते हैं, ताजमहल को, बड़ी बड़ी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। ऐसा प्लूटेंट बताओ जो आसानी से मैनेजेबल और डिकम्पोज हो जाए नेचर में, मतलब नेचर में मिक्स हो जाए। तो ये होता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको डिग्रेड कर दे, ब्रेक डाउन कर दे उसको। जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, आपने देखे होंगे कि वो जो हमने सब्जी, गली सड़ी सब्जी फेंकी होती है बाहर पे, वो उसको क्या करते हैं, पूरा डिकम्पोज मतलब फर्टिलिटी बना देते हैं उसको। ठीक है, पूरा मिक्स कर देते हैं मिट्टी में। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जैसे प्लास्टिक, ये नहीं, ये टूटते ही नहीं है। ठीक है, ये टूटते नहीं है, तभी ये आजकल बैन हो गए हैं। और रेन्यूएबल प्लूटेंट, ठीक है, रेन्यूएबल होता है कि जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, सनलाइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? ए पार्ट, जो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, ईजिली मैंने। बीओडी अभी हमने समझा, बीओडी की फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज़ ए कोटो प्रोटोकॉल? ठीक है, कोटो प्रोटोकॉल क्या था, कौन सा स्टेप था, कुछ कंट्री का स्टेप था, ये एग्रीमेंट था ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का, ऐसे पूछ सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का, एसिड रेन को कम करने का। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जापान में हुआ था ये, और ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का था। ठीक है, अभी जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो रही हैं और साथ में कुछ एग्रीमेंट हो रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कुछ कमेटी हैं, तो वो हम उसके लिए एक स्पेशल अलग से सेपरेट वीडियो डालेंगे। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। ओजोन डे कब बनाया जाता है? 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर। और इन्वायरमेंट डे 5 जून को। पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन है? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ए इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज का इंडिविजुअल को हम पॉपुलेशन बोलते हैं, उसी से पूरी जनसंख्या बन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हमने ऐसे यूज़ करना, ऐसे चीज़ को सस्टेन करना कि जिसको हम फ्यूचर में भी यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो उसको यूज़ कर सके, मतलब ऐसे सोच के कोई भी चीज़ को हमने यूज़ करना। अब फर्स्ट ऑप्शन है मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर फ्यूचर नीड्स। ठीक है, फ्यूचर नीड्स के लिए यूज़ करना। प्रोग्रेस ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, उससे प्रोग्रेस भी होगा ह्यूमन बींग्स का। बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड एबिलिटी टू अर्थ प्रोवाइड द रिसोर्स, सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 17 गोल्स हैं इसके। ठीक है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में हमने पैरामिड पढ़े थे ना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, इसमें एनर्जी एक 10% का लॉ है कि 10% के बेसिस पे ही एनर्जी फ्लो करती है। और कैसे फ्लो करती है? यूनी डायरेक्शनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। अब है द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज क्लाइमस, पॉइनर, सीरी, कार्निवोरस। पॉइनर तो स्टार्टिंग वाला होता है, क्लाइमस होता है एंड वाला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है इनएग्जॉस्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो। ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं हो। पानी भी ख़त्म हो जाता है, विंड भी ख़त्म हो जाती है, फॉसिल भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन सोलर एनर्जी कभी। इनएग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म नहीं होना, और एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म होना। ये कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे इनएग्जॉस्ट, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, इनके सेम मीनिंग ही है। ठीक है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ, आपको पता ही होगा कि जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? फॉसिल फ्यूल जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, इनको हम जलाएंगे, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलती है। ठीक है, अब ये आपको बायो में भी, साइंस पोर्शन में भी हेल्प करेंगे। विच इज़ द लिस्ट ऑफ ए रिन्यूएबल सोर्स। अब पूछ रहे हैं कि रिन्यूएबल सोर्स कौन से है? पेट्रोलियम,
रिन्यूएबल्स कौन से होते हैं जो बार बार यूज़ कर सकते हैं हम? पेट्रोलियम दिख गया तो नहीं, पेट्रोलियम को तो ना बार बार यूज़ करते हैं, बायोमास को भी नहीं, जियोथर्मल को भी नहीं, नेचुरल गैस को भी नहीं, लेकिन हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एनर्जी इसको हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कौन से साल में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था? 70, 71, 72, 74? तो 1970 में, ठीक है, 70 में हुआ था ये। 1970 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट। क्वेश्चन इज कन्वेंशन एम टू ब्रिंग, एक कन्वेंशन, एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, उसमें बोला हुआ है कि हमने कंजर्व करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ, मतलब सस्टेनेबल यूज़ करना है कंपोनेंट को, फेयर और इक्विटेबली शेयर करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यहाँ दिख रहा है हमें, तो इधर करेक्ट आंसर। ये एक कन्वेंशन से एग्रीमेंट है, मीटिंग्स हैं, इसकी हम स्पेशली वीडियो लाएंगे, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करवा देंगे सारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट और जो लेटेस्ट भी हुई हैं कुछ मीटिंग्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड। 1973 में सेव द एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन पालीकड़ केरला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फ्रॉम फ्लड बाय द हाइड्रो प्रॉब्लम, मतलब कि ये भी प्लांट को बचाना था, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाना था। सिंपली आपने बोला 1973 में एक केरला में प्लांट को, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने वाला एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। कौन सा था वो, कौन सा मूवमेंट था? साइलेंट वैली मूवमेंट। ऐसे पूछ सकते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को बचाना। क्यों बचाना था? क्योंकि वहाँ पे जो बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वहाँ पे बाढ़ आ सकती है, ठीक है, ये मुद्दा था उनका। तो ये पूछ सकते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था, पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। टाइगर आर फाउंड इन बायोस्फीयर रिजर्व, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में टाइगर पाए जाते हैं? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में। इससे रिलेटेड अब टाइगर बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर T2X ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, ठीक है, बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में टाइगर ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब डिफॉरेस्टेशन इतनी हो रही है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होती जाएगी, जंगल ही नहीं बचेंगे तो वो क्या खाएंगे? फिर सिटीज़ पे आएंगे, लोग उनको पकड़ पकड़ के मार देंगे या ख़त्म हो जाएंगे वो, ठीक है। अब क्वेश्चन है नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद कंजर्व ऑफ ए वन हॉर्न राइनो, एक ही पार्क है वन हॉर्न राइनो का, नेशनल पार्क कौन सा है? ये काजीरंगा असम में। वन हॉर्न राइनो को कहाँ पे, कौन से नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो है? ये काजीरंगा असम में। अब एल्गम ब्लूम इज़ रिजल्ट, किसका रिजल्ट है ये? ग्लोबल वार्मिंग, यूट्रोफिकेशन। तो ये यूट्रोफिकेशन, वही हमने एग्जांपल देखी थी, एक तालाब, तो 10 दिन के बाद देखो वहाँ पे छड़ा ग्रीन 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 ग्रीन। क्यों? क्योंकि उसको इंडस्ट्री गंद छंद पानी शानी मिल रहा है, खुराक मिलेगी तो वो बढ़ेगी, ठीक है। तो एल्गम ब्लूम, ब्लूम मतलब एल्गम ऐसे फूल ही जाता है, ग्रीन ग्रीन पूरा भर जाता है। तो कौन से प्रोसेस से होता है ये? यूट्रोफिकेशन से। वेरी वेरी। अब है कि डाई यूज्ड इन मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम सिस्मोमीटर, बैरोमीटर हम यूज़ करते हैं प्रेशर के लिए। कवरिंग द सॉइल सरफेस बाय स्ट्रॉ लीव ग्रासेस, ठीक है, सॉइल सरफेस को हम स्ट्रॉ लीव ग्रासेस से जब हम कवर करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्चिंग। लीचिंग होता है कि जैसे ये लगा हुआ है कुछ मिट्टी शिट्टी है, तो तेज़ से पानी आए तो ये फर्टिलिटी बह जाए, तो इसको हम लीचिंग बोलते हैं, ठीक। क्रॉप रोटेशन मतलब कि एक कुछ लगाना भी दूसरे टाइम कुछ और लगा देना। कौन सी बीमारी है जो पानी से रिलेटेड नहीं है? जन्डिस तो है, पीलिया, कॉलरा भी है बैक्टीरिया से, डाइजेंट्री भी है, एड्स नहीं है, ठीक है, एड्स वायरस डिजीज़, वायरल डिजीज। पहले हमने BOD पढ़ा था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब COD और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। फोटोसिंथेसिस किस में होती है? ये आप सभी को पता है, प्रोड्यूसर में। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस हेल्प से वो खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ MCQ थे EVS से रिलेटेड। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको ठीक लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।